एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। टीआईआर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कुछ इसके एप्लीकेशन बताता हूँ। फर्स्ट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.4 होता है। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल आता है, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा से इज 1/μ। तो अगर म्यू का वैल्यू 2 हो मान लो, तो क्रिटिकल एंगल कितना आएगा 1/2 30 डिग्री। म्यू 2 से बड़ा है, 2.4 है, तो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री से भी छोटा होता है। तो इसका क्रिटिकल एंगल जो अप्रोक्सीमेटली आता है वो 24 डिग्री के आसपास आता है। तो रेज जब बाहर से रेज आ रहे होते हैं, कोई लाइट बाहर से एंटर करता है, तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर। तो एंटर तो कर जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। बट यहाँ पे जब एंटर करता है, इसका क्या होता है, अब डेंसर से जब रेयर जाना होता है ऐसे, जब डायमंड के अंदर से फ्रॉम डेंसर टू रेयर जब उसे जाना होता है, तो क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, तो जनरली यहाँ पे टी आर हो जाता है। तो आफ्टर मैनी रिफ्लेक्शंस वो बाहर निकल पाता है। तो जब लाइट यहाँ से टकरा के वापस जाती है ना, तो हमें यहाँ पे कुछ स्पार्कलिंग दिखाई देती है। तो दैट इज बाय डायमंड स्पार्कल। लाइट एंटर तो कर जाता है, बट बाहर इट इमर्जेस आउट आफ्टर मैनी इंटरनल रिफ्लेक्शंस। दैट इज बाय हमें स्पार्कलिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट इज मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, पहले जैसे 10th में बताते थे कि हम किसी रोड वगैरह में जाते हैं, हमें सरफेस पे कुछ पानी की ना छींटे से टाइप दिखाई देते हैं या कुछ मिरर सा टाइप दिखाई देता है। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, अब मैं समझ लेता हूँ इसे। जैसे अब मैंने कई बार देखा है, जब हम रोड पे जाते हैं, देखो रोड पे ना तुम्हें कई बार ऐसे लगता है कि जैसे पानी सा बिछा हुआ है, या ऊपर ना वो स्पार्कलिंग सी दिखाई देती है, उस पर चमक सी कुछ दिखाई देती है। हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे ना कुछ ब्लूइश कलर या कुछ पानी पड़ा हुआ है। सड़क पे देखना, सड़क पे ना कई बार एकदम से चमक सी दिखाई देती है कि यहाँ पे कुछ मिरर पड़ा हो या ऐसा कुछ पड़ा। एक्चुअली में मिरर नहीं होता वो, ये मिराज फॉर्मेशन होता है। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, हॉट समर डे में पहली बात तो ये फॉर्म होता है। एयर की जो डेंसिटी है, हॉट एयर की डेंसिटी, उसकी मास डेंसिटी भी कम होती है हॉट एयर की, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। तो ड्यूरिंग हॉट समर डे हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत हॉट हो जाता है। अब इसके साथ जो एयर कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे, उसकी वो भी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे मान लो ये रे आ रहा है कोई, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हॉट समर डे पे ना क्या चीज होती है, ये तुम्हारे पास नीचे हॉट एयर है और ऊपर कोल्ड एयर है। हॉट एयर क्योंकि अर्थ के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से, तो इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मास डेंसिटी भी और ऑप्टिकल डेंसिटी भी। तो यहाँ से कोई भी अगर रे आएगा, वो डेंसर टू रेयर जा रहा है, किस तरह बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर आगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बीच में कहीं पे किसी लेयर पे उस पर टी आर हो जाए? क्या होता है, ड्यू टू हॉट हीटिंग ऑफ एयर, हमारे पास ना डिफरेंट एयर्स का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। तो हर लेयर पे ना अलग अलग ऐसे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता जा रहा है। एक लेयर ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके लिए क्रिटिकल एंगल रीच कर जाए और ये रेस ऐसे रीच करे। फिर अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पर्सन को क्या लगता है, ऐसे कुछ ना रेस ऐसे बेंड होके यहाँ तक जाती है, इसकी आई तक। इसको क्या लगता है कि रे कहाँ से आ रही है, इसको ये तो समझ नहीं आता कि ऊपर से रे आ रही है, इसको लगता है कि रे नीचे से आ रही है। तो ऐसी ये सारे जो पेड़ की इमेज है, इसको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। इसको लगता है कि पेड़ यहाँ पे है। अब इसको पता है कि पेड़ तो नीचे हो नहीं सकता, तो उसको लगता है कि यहाँ पे रास्ते में कुछ मिरर वगैरह पड़ा होना चाहिए। अब सरफेस पे मिरर कहाँ से आया, तो उसको लगता है हो सकता है पानी हो, पानी में भी तो हमें इमेज दिखाई दे जाती है ना, तो इसलिए हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ मिरर या कुछ पानी वगैरह पड़ा होता है। तो मिराज, मिराज मतलब छल, या कहते हैं ना मृग तृष्णा। तो जैसे डेजर्ट्स वगैरह में ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। कोई जैसे हिरन है कुछ, उसको लगता है कि सामने उसको ना पानी चाहिए, तो उसको लगता है कि यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, एक्चुअली पानी नहीं होता। और हमें इसका कलर भी ना ब्लूइश दिखाई देता है। रीज़न क्या है, ये तो हमने पेड़ का बनाया, जो ऊपर स्काई से जो रेज आ रहे होंगे, क्या उनका टी आर नहीं होगा? स्काई का कलर कैसा है, ब्लू, पानी का कलर ब्लू, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, जबकि वो स्काई का हमें इमेज दिखाई दे रहा होता है।
तो दिस इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स का तो हम बहुत यूज़ करते हैं। पहले जो नेट ट्रांसमिशन था, डेटा ट्रांसमिशन था, वो लाइंस के थ्रू होता था, ठीक है। आजकल हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स में हम लाइट का यूज़ करते हैं। पहले तुम्हारे पास कुछ और ट्रांसमिशन था, अब हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हैं, इसलिए इतना Mbps की जो स्पीड आती है, इतनी हाई Mbps स्पीड। तो इसमें क्या रहता है, ऑप्टिकल फाइबर में एक ये अंदर वाला पोर्शन है और इसके ये बाहर वाला पोर्शन है। इसको ना किसी चीज़ से ऐसे कोटिंग कर देती है। कोटिंग करने को बोलते हैं क्लैडिंग, इसको बोला जाता है क्लैडिंग। क्लैडिंग का क्या बेनिफिट होता है या क्लैड करने का, ताकि यहाँ से जो भी एनर्जी है वो बाहर लॉस ना हो। इसका फिनोमेना देखो क्या है, यहाँ से एक रे आया, एंटर कर गया, तो ये बाहर वाला मीडियम म्यू नोट है, अंदर वाला म्यू वन है। तो मान लो जैसे एयर है, एयर से किसी जगह एंटर करा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब इस सरफेस पे गया, मैं चाहता हूँ कि रे का अंदर ही तुम्हारे पास क्या हो जाए, टी आर हो जाए। तो ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे टी आर हो जाए। तो ये जो एंगल होना चाहिए, ये क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। तो पहले हम जस्ट एक केस लेके चलते हैं क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ऐसा केस। अब देखो, क्योंकि ये तुम्हारे पास ये पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। तो ऐसे अंदर रे ट्रैप होके आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे पास डेटा आगे आ जाता है। और ये किस स्पीड से आ रहा है, विद स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जो तुम्हारी एफिशिएंसी होती है या स्पीड होती है बहुत ही हाई रहती है। और हम क्लैडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेज आए, कुछ रेज वापस आ गई। किसी भी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है, तीन फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। या रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन अपने थ्रू आगे पास कर दे, या एब्जॉर्प्शन। तो क्लैडिंग का क्या बेनिफिट रहता है, अगर तुम क्लैडिंग नहीं करोगे, हो सकता है कि ये मटेरियल कुछ ना कुछ एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो जाए, या ये मटेरियल कुछ एब्जॉर्ब कर ले। तो क्लैडिंग करने से क्या होता है, हमारा जो एनर्जी या डेटा का लॉस नहीं होता, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी वहीं पे ट्रांसमिट हो जाती है आगे। तो यूज ऑफ क्लैडिंग इज टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस। तो यहाँ पे एक बार जल्दी से स्नेल्स लॉ लगा दो, म्यू वन साइन थीटा सी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे तो ये 90 डिग्री पे आएगा, इज इक्वल टू म्यू टू साइन 90। मैं ना बाद में कर दूंगा कि भाई ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, एक बार बस थीटा सी लेके चलो। तो कितना आ गया, साइन थीटा सी इज म्यू टू बाय म्यू वन। अब यहाँ पे एक बार स्नेल्स लॉ लगा लो, ये हो गया 90 माइनस थीटा सी एंड दिस इज आई। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, म्यू नोट साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन 90 माइनस थीटा सी, या म्यू वन कॉस थीटा सी। साइन थीटा सी ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा सी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो तुम्हारे पास आई का वैल्यू कितना आ गया, आई इज साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये तुम्हारे पास इतना एंगल आ रहा है। अब इससे एंगल ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो अभी मैंने सिखाया था, थीटा सी से एंगल ये ज़्यादा होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा है इससे ये एंगल कम होगा। और स्नेल्स लॉ में अगर तुम्हारा आर कम हो गया तो आई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई का वैल्यू इससे कम होना चाहिए, ये आई का मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं तो आई का वैल्यू इससे कम होना चाहिए अगर तुम चाहते हो कि टी आर हो। तो दिस इज द मैक्सिमम एंगल जिस पे लाइट एंटर कर सकता है फॉर टी आर। नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ सीरीज ऑफ पैरेलल सरफेसेस। बहुत सारे पैरेलल सरफेसेस हैं, इसमें क्या होता है, इनका जो तुम्हारा म्यू, इनका जो नॉर्मल है, देखो ये सरफेसेस पैरेलल है तो नॉर्मल भी सब क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो जैसे ये मान लो म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, ये म्यू फोर है, ये म्यू फाइव है। तो मान लो यहाँ पे एक रे एंटर करा, म्यू वन साइन थीटा वन, इस सरफेस पे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मान लो थीटा टू आ गया, इज इक्वल टू, इस सरफेस के लिए अगर लिखूंगा म्यू टू साइन थीटा टू।
अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन लिखूं, ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया, तो μ2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू μ3 साइन थीटा 3। आगे इस सरफेस के लिखो, ये थीटा 3 है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है, तो ये भी थीटा 3 होगा, μ3 साइन थीटा 3 μ4 साइन थीटा 4। तो इस तरीके से चलता जाता है, या इन जनरल म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे मान लो बीच में ये केस आ गया, अगर यहाँ पे μ1 है और फाइनल भी μ1 है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो सेम आएगा, थीटा 1 ही आ जाएगा। क्यों? रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल सरफेसेस म्यू साइन थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो μ1 साइन थीटा 1 μ2 साइन थीटा 2, ऐसे अगर μ1 सेम आ गया तो थीटा भी सेम आ जाएगा। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन देखते हैं। पहला केस क्या दे रखा है, एक रे इंसिडेंट है, अ रे इज इंसिडेंट, a ray is incident from medium 1, ठीक है, on interface of medium 1 and 2, कितने एंगल पे, एट एंगल I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इसका ना टी आई हो रहा होगा। अब कह रहा है कि मैंने क्या करा, नाउ अ स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 इज प्लेस बिटवीन देम, क्या टी आई रखकर होगा, विल टी आई रखकर। मैंने इन दोनों मीडियम के बीच में एक μ3 रख दिया। अब क्या केसेस हो सकते हैं, μ3 हो सकता है μ2 से कम हो, μ3 μ2 से कम हो। तो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट सीखो, अगर क्रिटिकल एंगल हमें बढ़ाना या कम करना है, क्या करो, अगर तुम्हारा जो डेंसर मीडियम है, जैसे यहाँ पे टी आर हो रहा है, ये डेंसर होना चाहिए, ये रेयर होना चाहिए, तभी टी आर होगा। अगर मैं डेंसर मीडियम को और डेंसर बढ़ा दूं या रेयर मीडियम को और रेयर कर दूं, तो इससे जो म्यू रिलेटिव आएगा, म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर, ठीक है, ये इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूं या इसको कम कर दूं, तो उससे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल अगर म्यू रिलेटिव बढ़ गया तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। तो अगर मैं डेंसर को और डेंसर कर दूं या रेयर को और रेयर कर दूं, तो क्या होता है, उससे म्यू रिलेटिव बढ़ जाता है, बेंडिंग बढ़ जाती है और क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है। तो पहले तुम्हारे पास क्या था, यहाँ पे म्यू रिलेटिव कितना था, μ1 बाय μ2, है ना। अब इस सरफेस में तुमने μ3 ऐड कर दिया, μ3 कहता और रेयर है, μ3 μ2 से भी ज्यादा रेयर है, तो इसके लिए तो क्रिटिकल एंगल और भी छोटा होगा। तो अगर इस एंगल पे रे इंसिडेंट है तो टी आर होगा ही होगा, यहाँ पे टी आर हो जाएगा। नेक्स्ट इज μ3 μ2 से बड़ा है। अब μ3 μ2 से बड़ा, अब हमें ये नहीं पता कि, अब इसमें भी केसेस आ सकते हैं, हो सकता है μ1 से बड़ा हो सकता है ये μ1 μ2 से तो बड़ा है, बट μ1 से, क्या केसेस हैं, μ2 से बड़ा है μ1 से छोटा, या ये केस। इसमें तुम्हारे पास अगर रे आ रहा है, मान लो μ3 μ2 इससे μ1 से बड़ा है, तो यहाँ पे टी आर नहीं होगा, क्योंकि अब μ1 की डेंसिटी μ3 से क्या है, ज्यादा है। तो ये कहां से कहां, रेयर से डेंसर, मान लो इस पे कुछ भी एंगल थीटा 3 फॉर्म हो रहा है। अब इस सरफेस पे आ गया, तो क्या लिखोगे, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ3 साइन थीटा 3। अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, μ3 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। तो ये तो अभी भी वही पहली वाली इक्वेशन ही आ गई, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। और ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि अगर μ1 साइन आई μ2 साइन थीटा 2, ये केस नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे टी आर हो रहा है, तो ये एंगल तुम्हारा ना साइन थीटा का ऐसा वैल्यू हो जाएगा कि जो 1 से बड़ा आ जाए। तो यहाँ पे भी तो देखोगे, तो मतलब यहाँ पे अगर टी आर नहीं हो रहा तो इस सरफेस पे तो टी आर होगा ही होगा। तो बीच में अगर तुम पैरेलल सरफेसेस में एक और कोई पैरेलल सरफेस इंसर्ट कर दो, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं पे जाके तो टी आर होगा ही होगा। और इस सरफेस पे हो जाए, अगर इस पे नहीं हो रहा तो इस सरफेस पे तो पक्का होगा ही होगा। अब इसके पैरेलल सरफेसेस के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं,
म्यू इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग इंसिडेंस एट ओरिजिन. फाइंड पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे. और इस टाइप का क्वेश्चन एक एडवांस में भी आया हुआ है. ठीक है, 2017 में एडवांस में क्वेश्चन आया था इसका. अब देखो इसकी सरफेसिस पहले तो ये सोचो कैसे बनानी है. म्यू इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. तो किसी भी x की वैल्यू पे चला जाओ, जैसे x इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू पे यहाँ पे पूरी लाइन पे x कांस्टेंट है, तो म्यू का वैल्यू पूरी जगह कांस्टेंट होगा. x 0 पे पूरी जगह म्यू कांस्टेंट है. तो ये तुम्हारे पैरेलल सरफेसेस ऐसे बनेंगे. ठीक है, ये हमारे पैरेलल सरफेसेस आ रहे हैं. तो इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल किस तरफ होगा? नॉर्मल अलोंग द एक्स एक्सिस होगा. अब कह रहा है कि एक रे आ रहा है एट ग्रेजिंग इंसिडेंस एट ओरिजिन. तो ये नॉर्मल है. ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब रे ऐसे आया होगा 90 डिग्री पे. ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब 90 डिग्री. और एक इस तरफ डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा. ठीक है, पहले एंगल कितना था 90, तो 90 पे जाने की बजाय इस तरफ कुछ बेंड हो जाएगा, फिर ये अगली सरफेस पे जाएगा. ये एंगल इसके लिए जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसमें इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. तो ऐसे कुछ रेज जाएंगी. तो हमें इसका पाथ निकालना है. तो मैंने तुम्हें बताया था म्यू साइन थीटा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे एक्स ओरिजिन पे म्यू का वैल्यू कितना है? 1. एंगल कितना है? मैंने बोला म्यू साइन थीटा रिमेन्स कांस्टेंट. तो म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2. किसी भी सरफेस पे लगा लो. तो किसी भी सरफेस पे मान लो ये थीटा एंगल फॉर्म करे और वहां पे म्यू का वैल्यू कितना है? रूट 1 प्लस एक्स. और ये थीटा किसके साथ बना रहा है? ये थीटा तुम्हारा नॉर्मल के साथ, और नॉर्मल एक्स एक्सिस की तरफ है. तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? साइन थीटा इज 1 बाय. तो इससे मुझे पाथ कैसे निकालूं? अगर मान लो ऐसा कोई कर्व है, ऐसा कुछ कर्व है, क्योंकि कंटिन्यूसली तुम्हारा एक्स चेंज कर रहा है ना, तो कंटिन्यूसली ऐसे चेंज करेगा, ऐसा कुछ कर्व फॉर्म होगा. तो कर्व है, ये एंगल थीटा एंगल बना है, तो इसका टेन थीटा क्या देता है? हमें स्लोप दे देगा. और स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स. तो इसका स्लोप कितना आ गया? स्लोप इज टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. तो साइन थीटा का वैल्यू ये है. टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. बेस कितना रहा होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर, ये तो आ गया रूट ऑफ एक्स. तो टेन थीटा इज 1 बाय रूट एक्स विच इज डी वाई बाई डी एक्स. अब यहां से इसे इंटीग्रेट कर लो और पाथ निकाल लो. इंटीग्रेट कैसे करना? तुम्हें लिमिट्स भी पता है. एक कोऑर्डिनेट बताओ जहां से तुम्हें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स, ये ओरिजिन से पास कर रहा था, जब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट भी वहां पे 0 है, तो कोई भी किसी भी x कोऑर्डिनेट पे इसका y कोऑर्डिनेट ही आएगा. तो x की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रल, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और dy का इंटीग्रल y, लिमिट 0 से y और इसके लिमिट्स 0 से x. तो ये कितना हो गया? x की पावर 1/2 अपॉन 1/2. तो ये आ गया 2 रूट एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू वाई. तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4. कैसी इसकी इक्वेशन रही होगी? y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स. ये इस टाइप का कुछ पैराबोला आएगा. इसी में इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, बट इसमें ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो y के साथ चेंज कर रहा है. इस क्वेश्चन में क्या चीज चेंज होती है? देखो, पहली बात, इसमें जो सरफेसेस बनेंगी, किसी भी y पे म्यू का वैल्यू सेम है, तो किसी भी y पे मतलब ये चीज पे सेम है, तो ये तुम्हारे पैरेलल सरफेसेस ये बनेंगे. अ रे ऑफ लाइट इज, और इसका जो नॉर्मल आएगा ना, नॉर्मल किस तरफ आएगा? y की तरफ आएगा. अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ग्रेजिंग इंसिडेंस. ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री. तो कोई भी सरफेस पे जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, जैसे ये सरफेस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री. तो ये सरफेस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब यहाँ से एक रे आ रहा है ओरिजिन पे, कितने एंगल पे? 90 डिग्री.
हमें इसका पाथ निकालना है। किस तरफ बेंड होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसे जाने की बजाय इस तरफ कुछ बेंडिंग हो जाएगी, इस तरफ कुछ बेंडिंग, ऐसा कुछ इसका पाथ होगा, हमें पाथ निकालना है। तो कैसे करना? किसी भी जगह मान लो ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ कंपेयर कर सकते हो, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा। y0 पे म्यू का वैल्यू है 1, तो 1 साइन 90 इज इक्वल टू किसी भी जगह म्यू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया? 1 बाई म्यू, म्यू कितना है? बट इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जो थीटा है नॉर्मल के साथ एंगल होता है, और जो हम स्लोप लिखते हैं tan थीटा dy बाई डी एक्स, उसमें थीटा किसके साथ एंगल होता है? एक्स एक्सिस के साथ। तो मान लो ये फाई एंगल है, फाई इज 90 माइनस थीटा, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज tan फाई या tan ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज कोट थीटा। ये dy बाई डी एक्स है, बस ध्यान रखना दोनों में बस इतना फर्क है। अगर यहाँ पे x के साथ वेरी करे तो नॉर्मल x एक्सिस की तरफ आता है, एंगल x के साथ होता है, वो सीधा ही tan थीटा रख दो। यहाँ पे जो थीटा है वो नॉर्मल के साथ है या y एक्सिस के साथ है, x के साथ एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कोट थीटा निकालो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो कोट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो रूट y बाय 1। तो यहां से सॉल्व कर लो, लिमिट्स फिल कर लेना। ये ओरिजिन से पास करा था, जब x 0 था y 0 है, किसी भी x पे y, ये y की पावर माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल आ जाएगा y की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, और dx का इंटीग्रल x आ गया 2 रूट y इज इक्वल टू x, या y कितना आ गया? x स्क्वायर बाय 4। तो इसका कुछ पैराबोला का ऐसे इक्वेशन आएगा, तो ऐसे इसका कुछ पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट passes थ्रू अ मीडियम whose refractive index varies with distance as। इस तरीके से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। इफ रे ऑफ लाइट एंटर्स द मीडियम में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंटर कर रहा है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? देखो तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो सरफेसेस ऐसे बनाने हैं तुम्हें, ठीक है? ये सरफेसेस हो गए, तो ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल है या नॉर्मल इंसिडेंस है, तो इसके लिए आई इज 0, आर बी क्या होगा? 0, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको बाहर आने में। अगर तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कांस्टेंट, तो इसमें मैं क्या करता सीधा ही, इफ म्यू कांस्टेंट होता, मैं क्या करता सीधा ही, इसमें ना स्पीड निकाल लेता, इस मीडियम में कितनी स्पीड होगी? c बाई म्यू, तो टाइम आ जाता सीधा a बाई बी, या a अपॉन कितना? a बाई सी बाई म्यू। एक काम करता, इसको ऑप्टिकल पाथ निकाल लेता, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? a, ऑप्टिकली कितना पाथ ट्रेवल किया? म्यू है, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो। बट क्योंकि इसमें म्यू वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर किसी भी x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेयर लिया dx, इसे dx डिस्टेंस ट्रेवल करना, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां पे स्पीड कितनी होगी? c बाय म्यू, और म्यू कितना, या म्यू dx बाय सी, और यहाँ पे म्यू कितना है? म्यू इज एन नोट इंटू 1 प्लस एक्स बाय ए, डी एक्स बाई सी इज इट इज डी टी। हमें टोटल टाइम निकालना है जब x कहाँ से कहाँ जाए? 0 से a। एन नोट बाई सी कॉन्स्टेंट आ गया, 1 प्लस एक्स बाई ए का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल हो गया x, ठीक है, प्लस 1 बाई ए, एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से a। पहले अपर लिमिट फिल कर लो माइनस लोअर लिमिट, तो ये तुम्हारे पास टाइम आ गया 3a n0 बाय 2c।